नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। नहीं आते हैं और कोरोना भी ना जाति देखता, ना धर्म देखता है, ना व्यक्ति देखता है कौन है। संख्या घटती बढ़ती जाती है। आप देख रहे हो जोधपुर के अंदर, बीकानेर में क्या हुआ, चूरू में क्या हुआ, झुंझुनू में क्या हुआ, टॉप में आपके हमारे सामने क्या हुआ, कोटा में 0 था, वहाँ क्या हो रहा है। वही बात जयपुर के रामगंज के अंदर भी है। जयपुर में हमने कल जो 16 तारीख थी उसमें सुबह 9 बजे से लगा के रात 9 बजे तक करीब 383 टेस्ट किए। ये थोड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई कुछ मिस्चीवियस लोगों द्वारा। टेस्ट करने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। आज भी जो है सुबह से ही अभी दोपहर तक तो 309 टेस्ट हो चुके हैं और अभी तक तो रात 9 बजे तक और टेस्ट होंगे। तो टेस्ट पूरे किए जा रहे हैं। फिर भी अगर कम आए मान लीजिए तो ये अच्छी बात है कि फिर भी उसके बाद में ही पॉजिटिव कम निकले हैं। पॉजिटिव कम निकलने का मतलब नहीं, टेस्ट कम किए जा रहे हैं। जहाँ खतरा ज़्यादा है वहाँ तो हम सबकी ड्यूटी है ज़्यादा ध्यान जाए वहाँ पर, कैसे उस खतरे को वहीं तक कैद कर दें जिससे कि फैले नहीं। जब इसका नाम ही महामारी है तो कौन चाहेगा कि वहाँ टेस्ट कम करके हम भ्रम की स्थिति पैदा करते रहें। कौन चाहेगा कि वहाँ पर अगर एक रोगी हजारों लोगों को रोगी बना सकता है। ये रोग उस प्रकार का अछूत महामारी है। जो मैंने कल कहा आपको कि साउथ कोरिया में एक नर्स के कारण से 5000 रोगी बन गए। आप सोच सकते हो कि ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। तमाम तरह के टेस्ट, PCR टेस्ट होंगे और अब रैपिड टेस्ट के टिकट आगे तो और बड़ी संख्या में होंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू नरेश जी। पंजाब केसरी से पंकज जी से अनुरोध है कि कृपया अपनी बात रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, लॉकडाउन में सरकार गरीबों की चिंता कर रही है। सरकार ने गरीबों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। सर, समस्या अब जो आने वाली है वो मध्यम वर्ग के ऊपर सबसे ज्यादा आने वाली है। एक तरफ तो एक साथ 6 महीने की स्कूल की फीस, पानी बिजली की बिल में किसी तरह की कोई छूट नहीं और सैलरी में भी लगातार कटौती हो रही है। ऐसे में सर मैं जानना चाह रहा था कि सरकार क्या इस जो मध्यम वर्ग है इसको लेके भी किसी तरह के कोई आगे कदम उठाने वाली है या कोई अपनी योजना में इन लोगों को शामिल किया है? क्योंकि एक आर्थिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि आने वाला समय में जो नौकरियों में कटौती होगी या सबसे ज्यादा जो मार पड़ेगी वो मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ने वाली। देखिए, ये कहना ठीक नहीं है कि खाली मध्यम वर्ग ही परेशान होगा। कौन सा वर्ग है जो परेशान नहीं हो रहा है? हर वर्ग परेशान हो रहा है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो कोई वर्ग हो। क्योंकि आप जानते हो जब लॉकडाउन नहीं है तो सरकार खुद ही परेशान हो रही है, उसका रेवेन्यू बंद हो रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है देश की। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस लड़ाई को तो सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। सबको ही अपने आप को कुछ त्याग करना पड़ेगा। सबको ही, सभी वर्गों को भी खर्चे कम करने पड़ेंगे, परिवार के अंदर भी, और करने भी चाहिए। हैबिट डालनी चाहिए खुद की भी, व्यक्ति को भी, समाज को भी, परिवार को भी, और देश को भी, और प्रदेश को भी, और सरकारों को भी। हमें कटौती करनी पड़ेगी कई जगह पर, तब जाकर के वित्तीय प्रबंधन हो पाएगा। वित्त आय नहीं रहा तो क्या आप सोच सकते हो? जो वित्त आय नहीं रहा है लॉकडाउन के अंदर तो क्या होगा? अब ये 20 तारीख बाद जब खुलने लगेगा, वापस रोटेशन शुरू होगा, कुछ वित्त आएगा तो प्रबंधन करेंगे। प्रबंधन करेंगे तो आपको मालूम है कि जो पहले वित्त आता था वो रेवेन्यू आ नहीं पाएगा, तो हमें खुद को कटौती करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ सभी तबकों को तकलीफ हो रही है। उसको सरकार जो होती है डेमोक्रेसी के अंदर, उसकी ड्यूटी होती है कि वो हर वर्ग को एसेस करे। मिडिल क्लास की अलग प्रॉब्लम होती है, लोअर मिडिल क्लास की अलग प्रॉब्लम होती है, गरीबों की अलग स्थिति होती है। मैं इस बात को आपकी भावना समझ रहा हूँ। सरकार उसी रूप में बिहेव करेगी कि किसी वर्ग को तकलीफ नहीं हो। कैसे हम तकलीफ को उसको हम लोग कम से कम कर सके, पूरी तरह खत्म शायद नहीं कर पाएंगे,
और कम कैसे कर सके इस दिशा में हम लोग पूरी तरह ध्यान रखेंगे। थैंक यू सर। पंकज जी शुक्रिया आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सारपूर्ण प्रश्न था आपका। इंडिया न्यूज से मैं दिनेश डांगी जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात सर के समक्ष रखें। सर नमस्ते। नमस्कार सर धन्यवाद। एक तो आपने इस महामारी को मात देने के लिए समय रहते कई बोल्ड स्टेप उठाए। मेरा सवाल ये था कि आपने कई जगह इंडस्ट्रियल जो एरिया है रिको के, वहाँ पर सूखे राशन के पैकेट्स बंटाए थे। राजस्थान में तकरीबन 135 औद्योगिक एरिया जोन है। अगर वहाँ भी सूखे राशन के पैकेट बंटाए जाए, क्योंकि आपने नकदी उनके खातों में डाली है, लेकिन कई मजदूर संगठन ने ये मांग की है कि आप नकदी के बजाय उन्हें सूखे राशन के पैकेट्स दें। क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी राजस्थान में करीब 650 कैंप चल रहे हैं। सीतापुर की बात तो अलग है। सीतापुर में भी आप समझ लीजिए 5,000 नहीं करीब 10,000 लोग वहाँ मजदूर के रूप में हैं, उनको भी राशन की व्यवस्था की जा रही है। और राजस्थान में 650 कैंप है, उनमें करीब 33,000 लोग रह रहे हैं। और जिला प्रशासन सबके लिए सुनिश्चित किए हुए हैं कि वहाँ रहने के खाने पीने की व्यवस्था रहे। और कोई फिर भी कोई शिकायत आती है तो वार रूम जो हमने बनाया 181 या जिला कलेक्टर को शिकायत कर सकते हैं। ये निर्देश स्पष्ट है, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। इसके मायने बहुत बड़े निकलते हैं, इसके मायने बहुत बड़े निकलते हैं। इस रूप में हर मशीनरी को ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि कोई आदमी संकोच में ही घर बैठा भूखा नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है। मैंने भी कहा था हर परिवार में एक खाना एक्स्ट्रा बनाओ, ध्यान रखो अपने पड़ोसी का। इसके मायने जरूरी कोई पड़ोसी भूखा हो, पड़ोसी हो सकता है ठीक हो, कहने का मतलब कि आपस में एक दूसरे को हेल्प करके ये कठिन समय निकालो। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू डांगी साहब। मैं राष्ट्रदूत से यादवेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें सर के समक्ष। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अभी रैपिड टेस्ट किट्स आने में थोड़ा समय लगा था। पहले अप्रैल में फर्स्ट वीक में आ रहे थे, फिर वो 11 तारीख को आए। 11 तारीख को आने की बात थी, फिर 14। अब अपन जब रैपिड टेस्ट किट आ गए हैं तो कब तक हम कितने टेस्ट कराना चाहते हैं, जब तक कि 3 तारीख तक सरकार को आइडिया हो जाए कि अब हम लॉकडाउन पूरी तरह हटा सकते हैं? और ये लेट आने का कारण क्या था? क्या सरकार राज्य सरकार सारी केंद्र सरकार से किट्स ले रही है या फिर राज्य सरकार खुद भी खरीद रही है? और पीपीई के लिए भी यही सवाल है कि ये क्या राज्य सरकार खुद बना रही है या केंद्र सरकार से ही ले रही है? इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी अगर होती तो। देखिए, हमारी मंशा शुरू से आपने सुनी होगी, जब पीएम के साथ हमने बात करी थी आज से 10-15 दिन पहले, जब पहली इश्यू हुई थी, तब हमने कहा था आपको चाहिए कि ये तमाम केंद्रीकृत सप्लाई हो, चाहे वो रैपिड टेस्ट की बात हो, चाहे पीपीई की बात हो, चाहे वेंटिलेटर सप्लाई की बात हो, चाहे कोई उपकरण हो। अगर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होगा देश का तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम राज्यों को दे पाएंगे, बजाय हर राज्य दौड़ लगाए कि मुझे पहले मिले, चाहे कोई उपकरण हो या रैपिड टेस्ट की किट हो। वो ही हुआ, हमारी बात नहीं मानी गई तो दुनिया भर के मुल्कों ने भी चाइना से दौड़ लगाई एक ये किट के बारे में। हमारे मुल्क के राज्यों ने दौड़ लगा रहे हैं। अब जाकर के कुछ मिले, 10,000 किट आ गए हमारे पास में। ICMR के माध्यम से हम चाहेंगे कि राज्यों को ये व्यवस्था हो। 1.25 लाख किट जो है 3 दिन और पहुंच जाएंगे राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि ये जो आज शुरुआत कर दी हम लोगों ने, टेस्टिंग की शुरुआत भी हो गई है। जैसे मैंने कहा आपको, फॉर्चुनेटली अभी तक नेगेटिव आ रहे हैं, तो बड़े रूप में इसको करेंगे हम लोग। और यही एकमात्र तरीका है जो मिस्टर राहुल गांधी ने कहा है कल, कि बड़े रूप में आप, और वो आज नहीं कह रहे, आज से नहीं कह रहे, जब पार्लियामेंट चल रही थी तब से कह रहे हैं कि आप टेस्ट ही नहीं करोगे, मालूम क्या पड़ेगा कितने रोगी वहाँ पर है, कितने आपके वो हैं पॉजिटिव कितने हैं। चाहे रैंडमली करो बड़ी संख्या में, चाहे आप बड़ी संख्या में टेस्ट करो,
वो एक बात तरीका है। क्वारंटाइन आपने जो ये लॉकडाउन किया है वो तो एक प्रकार रोक लगाई थी कि आपने घर बैठा दिया है, पर अगर मान लो वो उसमें से निकलेंगे बाद में पॉजिटिव निकलेंगे तो उसका क्या करोगे। इसलिए तरीका है लॉकडाउन के साथ साथ में बड़ी संख्या में आप इसका टेस्ट करो। और राजस्थान सरकार ने तय किया, नीतिगत फैसला हमारा है, पीसीआर का, जैसा भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया पहले आपको कि हमारी शुरुआत हुई थी तो पूना भेजा हमने कंफर्म करने के लिए। आज हमारे पास 4000 कैपेसिटी हो गई टेस्ट करने की। 10 दिन में 10,000 की कैपेसिटी हो जाएगी और इसको हम बढ़ाएंगे। हर जिले में हम चाहते हैं एक लैब बन जाए। ये जो कोरोना का संकट आया है इसका लाभ उठाते हुए हम चाहेंगे कि हर जिले में एक लैब बने, तो कोरोना कभी वापस भी आ सकता है जैसी संभावना लोग व्यक्त करते हैं। पहले स्वाइन फ्लू के वक्त में एक लैब भी नहीं थी, 6 लैब हमने बनाई। उसी ढंग से आज अगर लैब बन जाएगी तो आगे कोई भी संकट आएगा कैसा भी, तो उसका लाभ हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारी जो अप्रोच है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि और पीपीई किट की कोई कमी नहीं है। 8,000 किट प्रतिदिन सप्लाई हो रहे हैं और अभी जो है सब जिलों में 38,000 से अधिक पीपीई किट का स्टॉक है। और स्टोर जो राज्य स्तरीय स्टोर है उसके अंदर भी 37,000 किट उपलब्ध है। तो कोई कमी नहीं है पीपीई किट की। सब व्यवस्था हम लोगों ने माकूल कर रखी है। आईसीयू बेड बढ़ा दिए हैं और वेंटिलेटर बढ़ा दिए संख्या। और फॉर्चुनेटली अभी 2-3 लोगों काम आए वेंटिलेटर, काम यहाँ पर अच्छी बात है। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू यादवन जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई कॉल अपॉन श्री यश गोयल जी फ्रॉम द ट्रिब्यून टू प्रेजेंट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। नमस्ते सर। नमस्कार सर, राजस्थान ने सबसे पहले जो 2 इटालियन किट किए थे एसएमएस हॉस्पिटल में, वो बहुत सक्सेसफुल रहे और उनका जो ट्रीटमेंट दिया गया था ड्रग्स के ऊपर वो बड़ा ही सब जगह सराहा गया। पर इसके साथ ही अभी दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया है और जगह भी यूरोप ने भी किया है, प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट की है। और आईसीएमआर ने भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी ये प्रपोज किया है कि इसकी ट्रायल राज्यों में भी शुरू करनी चाहिए। तो ऐसा कोई प्लान है कि जो प्लाज्मा थेरेपी से जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हम कुछ करें राजस्थान में, क्योंकि वो सबसे साइंटिफिक तरीका है इम्यूनिटी लाने का। और 1918 जब सबसे पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था और 2012 तक इबोला हुआ, 5-6 डिजीजेस उसमें आई, उसमें डिप्थेरिया भी आया, सब में प्लाज्मा थेरेपी बहुत जबरदस्त काम की। तो इस बारे में सरकार कुछ सोचती है या कोई प्लान है? वैसे तो आपने जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट की बात की है, पूरी दुनिया के अंदर अभी इसकी रिसर्च भी चल रही है कंफर्म करने के लिए। और एसएमएस हॉस्पिटल भी इसके रिसर्च ग्रुप में जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि एसएमएस हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है देश के अंदर या दुनिया के अंदर जिसने सबसे पहले 4 दवाएं कंबाइन करके एक प्रयोग किया था आईसीएमआर के गाइडलाइन से या अप्रूवल से, और उसमें कामयाब हुए थे। जब 2 पेशेंट लेके उसके बाद में उस पर बैच चालू हो गई पूरे मुल्क के, दुनिया के मुल्कों के अंदर। अभी मिस्टर ट्रंप ने जो दवाएं मंगाई थी वो 4 दवाई में एक दवाई वो भी थी। तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि राजस्थान का एसएमएस और राजस्थान की हेल्थ सर्विसेज जो पहले से ही आपको तो मालूम है हमने फ्री टेस्ट, फ्री दवाइयाँ कर रखे थे, निरोगी राजस्थान की बात करी थी, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी के अंदर आ। इसलिए रिसर्च में हम भाग ले रहे हैं, इस रिसर्च में, प्लाज्मा रिसर्च में भी। और हम चाहेंगे कि बाकी जो है 4 दवाई वाला कॉम्बिनेशन, उसकी रिसर्च भी शुरू हो गई है अमेरिकन कंपनी के साथ में, वो काम भी हो रहा है। बाकी जो आपने कहा वो तो मैं समझता हूँ कि पूरी गाइडलाइन जारी हो चुकी है और हर नागरिक का टेस्ट करना संभव भी नहीं होता है। उसके अंदर जो फास्ट स्क्रीनिंग का जो फॉर्मूला था भीलवाड़ा का, वो अपनाया हम लोगों ने, करीब करीब राजस्थान ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। उसी में जब थोड़ा बहुत सिम्टम मिलते हैं सर्दी जुकाम के, उनका टेस्ट हो जाता है, मालूम पड़ जाता है क्या स्थिति है। इस में परफेक्टली काम चल रहा है। धन्यवाद सर, थैंक यू।
लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं सुरेश पारिक जी UNI से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये आर्थिक मंदी के कारण पहले से ही उद्योग धंधे काफी कमजोर चल रहे थे और लॉकडाउन की वजह से इनकी हालत और खराब हो गई। अब इनके सामने दोबारा खड़ा होने के साथ कर्मचारियों को और श्रमिकों को वेतन देने का भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है क्या जो ये उद्योग भी खड़े हो जाए और किसी का रोजगार भी मिल जाए? खासकर ये लॉकडाउन के समय का पैसा भी चाहे वो थोड़ा कम मिल जाए लेकिन मिल जाए, इस तरीके का कोई पुख्ता इंतजाम हो सकता है क्या? देखिए, ये कोई हमने आपको याद होगा कि राजस्थान पूरे मुल्क में पहला राज्य है जिसने इसको टारगेट बना के काम शुरू किया। मजदूरों को जिनका रोजगार चला गया, उनको जो दिहाड़ी मजदूर थे या जो असहाय लोग थे, BPL, स्टेट BPL, अंत्योदय योजना वाले लोग थे। पहले फेज में हमने 78 लाख लोगों को जो पेंशन दी थी उनको छोड़ के इन सबके खाते में पहले 1000 रुपये डाले हम लोगों ने, और जिनके खाते नहीं थे असहाय लोगों के उनको कैश दिया गया 1000 रुपये। बाद में हमने 1500 रुपये और दे दिए उनके खाते के अंदर या कैश दे दिए। 10-10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति अलग से दे दिया गया उनको। इस प्रकार से एक के बाद एक ऐसे फैसले किए। सूखा राशन उनके घरों में पहुंचा दिया पैकेट बना करके, और NGO को भामाशाह के माध्यम से सरकार ने अपने स्तर पे भी फूड पैकेट, खाने पकाया खाना भेजा गया और सूखा राशन भेजा गया ऐसे लोगों के पास में। इस प्रकार एक ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में जिससे कि हमने लोग कहा था भूखा नहीं सोना चाहिए। उस दिशा में हम लोग काफी कामयाब इसलिए हुए कि आम जनता का, समाज का सहयोग मिला, सबको मिला, और सरकार ने पूरी तरह उनके साथ खड़े मिले उनको कैश या काइंड डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर। इस रूप में ये अप्रोच जारी रही। और अब जो 20 तारीख को जो ओपन होगा, कुछ फैक्ट्री हैं, कुछ दुकानें, तो कुछ लोग एडजस्ट हो जाएंगे सतही, और एक असेसमेंट हो जाएगा कि इनके बाद में क्या स्थिति बनती है, लोग जाना चाहते हैं अपने राज्यों में अथवा वो रिकॉन्सिल हो गए हैं यही रहने के लिए। असेसमेंट होगा, उसके आधार पर हम देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जो माइग्रेंट लेबरर हैं उनसे बात भी करेंगे, और जिनको काम नहीं मिला उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आपस के अंदर जिलों में, या यहीं पर बातचीत कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर मजदूरों की जरूरत है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर अधिक मजदूर है। ये हम लोग मिला जुला करके हम इस बात को लेके आगे चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे वापस लोग मजदूरी में लग जाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को इस सार्थक परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस मायने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सीधा सर के से जो बात आती है आप आम जन तक पहुंचा पा रहे हैं, और इसको लाइव भी दिखाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सीधी बात सब आम जन तक जाती है। इसके लिए समय सर भी निकाल रहे हैं और आप लोग भी पधार रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। देखने को मिल रही, सीखने देखने को मिल रही है यहाँ पर। और चलिए, आपने देखा